अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस खित्ते की पहचान आम, आज हम उस पर बात करेंगे। आम की आमद है, लेकिन अभी जो है हमारी पहुंच में नहीं है। जो बाहर से आम आ रहा है सिंध से, वो भी बड़ा महंगा है और इतना महंगा है कि उसको देखा जा सकता है, खाया नहीं जा सकता है। इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने इलाके का आम आएगा तो सस्ता होगा। कब आ रहा है, आम की पैदावार कितनी होगी, इस वक्त जो है आम के हवाले से क्या मसाइल हैं, अभी आंधियाँ आई हैं, तूफ़ान आए हैं, यालाबारी हुई है, उसके क्या असरात मरतब हुए हैं। बागात में सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलें जो है आम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, तबाह हुई है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब जो बच गई है उसको किस तरह संभालना है, उसको कैसे उसकी पिकिंग करनी है, तोड़ना है, पैक करना है, मंडी तक पहुंचाना है, फिर रेडियों पर आके बेचना है, तो उसमें क्या एहतियातें हैं जो कुछ हम कर सकते हैं, और मजमूई तौर पर आम की फसल के हवाले से क्या सूरत हाल है, ये हमारा आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल साहब, आप मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी तहकीक क्या कहती है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अहमद साहब, आप चेयरमैन हैं शुबा हार्टिकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से, उनसे भी जानेंगे कि ज़रई यूनिवर्सिटी का क्या कहना है कि इस वक्त जो है आम की फसल की सूरत हाल क्या है। और तीसरे मेहमान जुनैद खोखर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मिसाली काश्तकार हैं, उनसे रियल इनपुट भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त फील्ड में मैंगो की सूरत हाल है क्या। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ग्रेवाल साहब, ये बताइएगा कि आम का इंतज़ार सिर्फ यहाँ जनूब पंजाब के लोग नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरे मुल्क के लोग कर रहे होते हैं और मुल्क से बाहर भी लोग कर रहे होते हैं, और फरमाइशें भी आ रही होती हैं। मेरा ख्याल है जितनी आम की फरमाइश होती है, इस ऐसी और कोई सौगात नहीं है जितनी फरमाइश उसकी होती होगी। क्या आपको भी ऐसा फेस करना पड़ता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये सही है, मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे खिते में बैठे हैं जहाँ पे कोई ऐसा तोहफा है जिसको सब देखते हैं। तो ये हमारा फख्र भी है, हमारा प्राइड। अच्छा, जितना आम के हवाले से फरमाइश होती है, और दूसरे नंबर पर भी वो हमारी ही सौगात है सोनल वाला। जितनी फरमाइश इन दो चीज़ों की होती है पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से, और किसी सौगात की नहीं होती। सर, मेरा ख्याल है भी पहले नंबर पे भी आम है, दूसरे पे भी अच्छा, आम दूसरे है, पे भी आम है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अब हम वो फसल की सूरत हाल का, हाँ, क्योंकि अब ये जानना है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि लोगों को आम तोहफ़े में भिजवा सकेंगे या नहीं भिजवा सकेंगे। सर, लास्ट ईयर आपको पता होगा कि मार्च में, मिड मार्च में 17 मार्च को टेम्परेचर 42-43 पे चला गया था और सारे फूल जल गए थे। हीट वेव आ गई थी। हीट वेव आ गई थी। तो जितनी क्रॉप हमें पिछले साल मिली है वो पैदावार बहुत कम थी, और वो आम था जो 15 मार्च से पहले पौधे के ऊपर लगा हुआ था। बाद वाला आम तो बचा ही नहीं ना, वो तो हीट वेव का शिकार हो गया। इस साल टेम्परेचर ठंडा रहा है, मौसम ठंडा रहा है, टेम्परेचर कम रहा है, तो फ्लावरिंग हुई मार्च के बाद है, वो अप्रैल तक आम बनता रहा है। तो इसलिए इस साल हम बेसब्रे हो रहे हैं। आम थोड़ा सा लेट है, इसकी मेच्योरिटी थोड़ी लेट है, लेकिन फसल बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं कि यालाबारी से भी नुकसान हुआ है, आंधियों से भी नुकसान हुआ है। अच्छा, वैसे ये ज़हन में रखें कि ये नुकसान हर साल होते रहते हैं, कभी किसी पॉकेट में, कभी किसी में, कभी असल में हम आम गिरते हुए देखते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने खाने थे, वो ज़मीन पे पहले ही आगे बढ़े हुए, और ढेर लग जाते हैं कच्चे आमों के, तो महसूस होता है बड़ा नुकसान हो गया। बस हर पौधे के ऊपर इतने आम लगे हुए होते हैं और इसमें इतनी बरकत होती है कि आंधी से बहुत आम गिरते हैं, नीचे देखते हैं आम ही आम होते हैं, कुछ दिनों के बाद पौधे के ऊपर देखते हैं तो आम ही आम होते हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह आपको आम मिलेगा खाने को, सब वैरायटीज मिलेंगी और खूब मिलेगा खाने के लिए। और इस लिहाज से चूंकि पैदावार बहुत अच्छी है इस साल, तो हमें ये तवक्को है कि रेट भी मुनासिब होंगे, हर बंदा आम को खा सकेगा। अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद खाने का टाइम आ जाएगा। ठीक है, हफ्ता 10 दिन बाकी है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब को शामिल करें। डॉक्टर साहब, ये जो अभी मौसमी असरात हुए, आंधियाँ भी आई हैं, बारिशें भी बहुत शदीद हुई, और यालाबारी भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई, सारे ये जो आम का इलाका है इसमें ना, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन, ये एस्टिमेशन है कि क्या नुकसानात क्या हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है और कितनी बचत हुई? अभी तो कोई एस्टिमेशन नहीं है। और ये नेचुरल क्लाइमेटीज तो क्रॉप्स के साथ रहती हैं, कभी किसी क्रॉप के साथ हर साल हम देखते हैं, कभी वीट पे आगे बात, कभी मैंगो पे, कभी कुछ पे। तो अभी हमारे रीजन में जो मैंगो ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, अब साउथ वजिस्तान वालों के पास जाएँ तो उनके जितने थे वो पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट, अभी पिछले दिनों लास्ट वीक उनके पास शदीद यालाबारी हुई तो उनकी तकरीबन सारी फसलें तबाह हो गई हैं, शदीद किस्म की थी।
तो ये चलता रहता है एस्टिमेशन, चूँकि सर्वे वगैरह होते रहते हैं, तो जब उसकी एस्टिमेशन आएगी तो फिर एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आया उसकी जीडीपी के ऊपर ना। ठीक है। तो दूसरा जो है एक बात कि हम हर साल इसका फेस्टिवल मनाते हैं, सारे जो है मुल्तान के जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सारे मिलके, तो इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह वो कर रहे हैं 7, 8, 9 जुलाई को, तो DHA एरिना में। हाँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो यही है, उसमें फिर आके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक हमारा पूरा सेशन फेस्टिवल में आप आम खरीद कर खाने को देते हैं, अगर आप मुफ्त दें तो फिर तो फेस्टिवल का मजा है ना कि जी आए जी जितने मर्जी आम खाने हो तो खाएं, उसका वो बंदोबस्त करें, फिर आपसे बात करेंगे। ये तो एक्सपोजर होता है बेसिकली, तो जो हमारे फार्मर्स हैं आखिर वो भी ग्रो करते हैं, कोई प्रॉफिट के लिए हर बंदा काम करता है, तो अगर अच्छी जगह उनको मिल जाएगी तो सैम्पलिंग कर दिया करें ना, ये साथ फ्री है हमें। चले खैर सोचा जा सकता है, मतलब इसमें मार्केटिंग हो रही होती है। जो तो जुनैद साहब से पूछ लेते हैं, फार्मर है जुनैद साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि फेस्टिवल में जो है वो आप कुछ आम बेचें और कुछ जो है वो सैम्पलिंग करने के लिए आम टेस्ट करें? इस पे शुक्रिया, ये हमें फोरम फराहम करने का बुखारी साहब, आपने ख्यालात का इजहार करने का ये फोरम दिया हमें। जी बिल्कुल, ये तो इसके ऊपर ये आफ्टर डिस्कशन इसके ऊपर कुछ कंक्लूड किया जा सकता है कि कुछ फ्री दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते, स्पेशली कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो गरेवाल साहब नई लॉन्च करें और रिकमेंड करें, तो वो ट्रायल बेसिस के ऊपर वो हम उसको बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और बिल्कुल हम उसमें एग्जीबिशन में ला सकते हैं कि हम फ्री ट्रायल के तौर पे यूज़ लोगों को कराएं और उसका फिर फीडबैक लेंगे, अगर अच्छी हैं और कमर्शियली वाइबल हैं तो उसको हम मज़ीद काश्त करें। दूसरा जो काश्तकारी के हवाले से है सर, उसमें यह है कि गरेवाल साहब का जो मुल्तान मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये तो हमें बहुत फ़ायदा देता है और बहुत हमें गाइडेंस देता है, नो हाउ देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के पास कोई वो उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जो हमें फराहम किया जाए इन नेचुरल के हवाले से, नेचुरल पैकिंग के हवाले से, ग्रेडिंग के हवाले से, इन नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ कम्बैट करने के लिए। अच्छा, कि आपको बहुत ज़्यादा गिर गया आम, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना आम जो दरख्तों पर है उससे कहीं ज़्यादा गिर जाता है, उसकी मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं हो पाती। उसकी मैनेजमेंट का है इशू, ना उसकी कोई मार्केटिंग की कोई के लिए कोई मंडी है, ना ही वो कोई हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट है कि हम उसको किसी यूज़फुल जो है काम में ला सकें, तो वो हमारे पास नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा। हाँ, इनसे भी पूछते हैं। वैसे भी देखें ना, बड़ी मिकदार में आम गिरा होता है और उसकी बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी बन सकती हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम उसको सुखा देते हैं और फिर इमली बनाते हैं, और सुखाते भी जिस अंदाज से है कि वो ढेर लगे होते हैं और ना उसमें कोई सफाई का इंतजाम होता है, ना इंतजाम होता है, और ऐसे ही इकट्ठा करके और जो है वो उसको पीस के जो है, सब ये तो बड़ा इशू है इस पे। लेकिन आपको पता नहीं ये आर्गुमेंट बनता है या नहीं बनता कि जो आम गिर जाता है, कच्चा आम गिर जाता है, वो भी तो कीमती है अगर उसकी हम बाई प्रोडक्ट्स बनाएं या कहीं इस्तेमाल करें। जी, इसका यही होता है कि एक स्टेज है कि जब तक आम बहुत छोटे होते हैं तो वो तो गिरते हैं और दूसरे दिन ही खुश्क हो जाते हैं, तो उनको चुनना, कटे करना, और फिर वो उनका वॉल्यूम इतना नहीं बनता, फिर प्रोसेस में वो वैसे महंगे पड़ते हैं। ठीक है। जब 100 ग्राम से बड़ा आम हो जाए तो फिर जो आम गिरता है उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है, और उसी को उठाते हैं, उसको उठा के फिर आम तौर पे जो ट्रेडिशनली जो हमारा सिस्टम है, चूंकि इसको कोई खरीदता नहीं है, तो फिर वो सब लोग अपने बागों से निकालते हैं और इसको काट के धूप में फैला देते हैं, और जब खुश्क होता है तो फिर इसको वो बेचते हैं, खटाई बना के। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब बहुत अच्छे सोलर सिस्टम के ड्रायर हैं, अगर गवर्नमेंट को ऐसा मंसूबा दे जिसमें ग्रोअर्स को और जो बाकी बैकर हजरात हैं, आड़ती हैं, इनके थ्रू जहाँ पे भी बाग हैं, बाग के अंदर इन चीज़ों को अगर इंट्रोड्यूस करें कि उसके अंदर तो डालेंगे और 48 घंटे में या एक दिन और लगेगा वो ड्राई हो जाएगा, ये नीट, क्लीन और साफ होगा बिल्कुल। ये जो साफ सुथरा फिर इसकी क्रशिंग है ना, उसको फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये एक यूजफुल मटेरियल है, क्योंकि हम साफ सुथरा इसको रख नहीं पाते। बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी बन सकती हैं, यकीनन ये मेडिसिन के अंदर जाता है बहुत, लेकिन बेसिक शर्त यही है कि इसके अंदर थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आम का साइज बेहतर हो जाए, फिर साफ सुथरा होना चाहिए इसको,
तो ये अगर हम मुमकिन बना लेंगे तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी मौजूद है दुनिया भर में। डॉक्टर साहब ये अहम पहलू है, चलें जो है साहब ने जिक्र कर दिया। हमारे पास तो ये जो कच्चा आम है उसकी दो यूटिलाइजेशन जनरली हैं। एक तो या हम जब करेले पकाते हैं तो उसमें उसको खटास उसका जो है वो मज़ा देता है, दूसरा जो है अचार बनता है अगर वो कच्चा आम है, और तीसरा यही जो खटाई हम बनाते हैं उनको खुश करके चटनी वगैरह में इस्तेमाल। अच्छा ये तो खैर अच्छा है ये तीनों, लेकिन इतनी यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रही। अगर इसके हवाले से आपका इदारा यूनिवर्सिटी कोई इस पर तहकीक करे, इसकी बाई प्रोडक्ट्स की तरफ जाए, तो इसमें कच्चा आम जो ज़ाय हो जाता है, ढेरों के ढेर हम ज़ाय कर देते हैं, ये यूटिलाइज हो सकता है? जी, इस पे लोग अब शुरू हुए हैं, इसकी जो वैल्यू एडिशन वगैरह पे ना काम उन्होंने शुरू किया है, तो अब थोड़ा कच्चे आम की कच्चे आम क्या क्या उसमें क्या क्या बन सकता है? उसमें अभी देखते हैं वो पाउडर वगैरह बना के पहले तो उसकी वो स्टेज कर रहे हैं कि कौन सी स्टेज से इसका यूजफुलनेस शुरू हो सकती है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उस हिसाब से फिर करके, तो फिर बाद में क्या होता है वो फिर अगर इसमें मिठास शामिल हो जाता है जब फिर तो मिठास नहीं है तो तकरीबन इसमें होता है जब खट्टा होता है ज़्यादा ना, उस टाइम गिरता है आम नॉर्मल उस स्टेज पे। उसकी ज़्यादा यूजफुल जो हमारे यहाँ तो वो रिवायती तौर पे वो अचार ज़्यादा उसमें मंडियों में जाकर जो बिकता भी है, अगर अमली का साइज हम देखें तो वो अचार वाले लेके मेरा ख्याल है हम अभी अचार की भी मार्केटिंग सही नहीं कर पा रहे। इसमें भी एक्सपोर्ट की बड़ी गुंजाइश होगी अगर अच्छा अचार। क्यों जी करवा सर इसमें अच्छा अचार। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ फिर इस पर, ये अहम मामला है, इस पर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं और ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। गरवाल साहब, ये अभी मैं वक्फे से पहले आपसे एक सवाल छोड़ कर गया था कि ये जो अचार है ये इसकी अच्छी एक बाई प्रोडक्ट है आम की, लेकिन हम इसकी मार्केटिंग बाहर इसकी मार्केट नहीं ढूंढ पा रहे। इसमें कोई इशू है या हमारी अपनी कोई कोताही है क्या मसला? ना डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि जो अचार है वो हम हर स्टेज पे नहीं डाल सकते। ठीक है कि जैसे 100 ग्राम का 150 ग्राम का अगर दाना हो तो आंधियों से गिरता है, मंडी में जाता है, लोग उसका अचार बनाते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं बनती। जब तक आम थोड़ा मैच्योर ना हो, गुठली उसकी मैच्योर ना हो जाए, तो तब तक अचार सही क्वालिटी का नहीं बनता। अच्छा, अब जो ज्यादा अचार है ना वो गिरे हुए आम का बन रहा है। अच्छा, उसका जिम्मेदार को नुकसान क्या है? एक तो ये है कि वो सारा बहुत ही सस्ते रेट पे बिकता है तो वो अचार में चला जाता है। दूसरा, अचार की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी मार्केट आगे डिस्टर्ब होती है। फिर जो अचार के लिए अचार बनाने वाले ने आम खरीदना था वो सही आम, अब वो भी नहीं खरीदता, अब वो भी मंडी में जाता है। तो इस लिहाज से जिम्मेदार डिस्टर्ब हो रहा है और जो बाकी स्टेक होल्डर है वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपने बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमें इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी इस पे जो अच्छा काम कर रही है कि कम से कम वो आइडेंटिफाई करके चीज़ों को एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दे कि इस टाइम पे अचार के लिए जो भी प्रोड्यूस है वो ज़ाय ना हो, मतलब उसके बाई प्रोडक्ट्स बने। अब दुनिया तो जो है हर चीज़ का फायदा उठा रही है ना जी, पैसे और बाई प्रोडक्ट भी सही हो जो दुनिया में बिक भी सके, उसकी जान पहचान भी बने और वो अपने हिसाब से क्वालिटी का। हम ना मार्केटिंग का बुनियादी असूल ये है कि अच्छी प्रेजेंटेशन हो, क्वालिटी हो, जो दुनिया में जिसकी डिमांड है, हम उसमें बड़े पीछे खड़े हुए हैं। और अगर जब तक वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो कोई हमसे कोई चीज़ खरीदेगा नहीं। जुनैद साहब को शामिल करते हैं, आप फार्मर का जिक्र करें, आपका जो आम गिरता है जी बाग के अंदर खड़ा हुआ गिर जाता है, उसको बेचने का क्या तरीकाकार है, क्या करते हैं? ऐसे ही वहीं कोई आते हैं व्यापारी ले जाते हैं, आप मंडी तक पहुंचाते हैं, किस भाव बिकता है, क्या सूरत हाल है? जी, उसमें मैं ये बताऊं कि सर उसमें कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। रादर उस वक्त तो ये आप समझ लें कि एक जो बायर है वो आपको कोई उसकी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, जैसे मैं इन अदर वर्ड्स कह दूं कि वो ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, क्योंकि आम जब गिरता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में अंधेरी आती है तो वो हर बाग में गिरता है, तो इन अबंडेंस वो गिरा हुआ होता है और वो हमारे लिए उधर उसको रखना, रिटेन करना ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज उसकी वजह से फिर फ्रूट फ्लाई आती है या और मुख्तलिफ डिजीज़ उसके गलने की वजह से, रॉट होने की वजह से पैदा होती हैं, जो कि जो आम दरख्त के ऊपर होता है उसको भी फिर ख़राब करता है। तो ज़मींदार काश्तकार के लिए मजबूरी होती है उसको फौरी तौर पे वहाँ से बेचना, फ़रोख्त करना और उससे जान छुड़ाना। तो जो बायर होता है उसको अंदाज़ा होता है कि ये इन अबंडेंस है और बेचना इनकी मजबूरी है, तो वो उसको फिर बहुत सस्ते दामों खरीदता है।
तो वो एक बड़ा ग्रेट लॉस है। कोड़ियों के भाव बिकता होगा जी, कोड़ियों के भाव। आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी कि जी आम जिसने जाके 1200-1400 की पेटी बिकनी थी और वो जो है इस भाव जा रहा है। इस पे मैं समझता हूँ थोड़ा सा सर एक्सपेरिमेंट्स हों गवर्नमेंट लेवल। ये डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आपकी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं और खासतौर पर जो आम ज़ाय होता है, ये मेरे ख्याल है असल फसल से भी शायद ज़्यादा ज़ाय हो जाता है, जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। अच्छा गरीबाल साहब, अब हमें ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो है जो वैराइटीज़ मौजूद हैं उसमें बेहतर सूरत हाल किस वैरायटी की है जो दरख्तों पे मौजूद है, और कमज़ोर क्या नज़र आ रही है? क्योंकि आप तहकीक कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे हैं। और अब ये वैराइटीज़ की तरतीब क्या होगी? कौन सा आम पहले आएगा और फिर बाद में, और फिर बाद में सीक्वेंस क्या होगा इसका? तो ये तो एक 3 ग्रुप हैं वैराइटीज़ के, ठीक है, जिनमें एक को हम कहते हैं ये अर्ली हैं, एक मिड सीज़न है, एक लेट सीज़न है। तो 4-5 किस्में हैं अर्ली सीज़न में। दुशहरी है, मालदा है, लंगड़ा है, अनवर अटोल है, ये अर्ली सीज़न में आ जाते हैं। ठीक है। फिर चौंसा समर बेचता है, चनाब गोल्ड है, ये मिड सीज़न में आ जाते हैं। फिर सफ़ेद चौंसा है, रटोल लेट है, 12 नंबर भी जिसको कहते हैं, और काला चौंसा है, सेंसेशन भी है, और भी बहुत सारी किस्में हैं। ये फिर लेट सीज़न है, ये लेट सीज़न। ठीक है। तो बस वो एक तरतीब चल पड़ेगी। अब शुरू हो जाएगा मालदा और लंगड़ा। कब से आना शुरू हो जाएगा आपके ख्याल में? कब से मार्केट में हमारा मकामी आम आना शुरू हो जाएगा? ये रहीम यार खां से तो पिकिंग स्टार्ट है, और है। मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन में इसकी भरपूर तरीके से इसका फ्लो शुरू हो जाएगा। तैयारी कर लें लोग, जो है तैयारी रखें जी, बिल्कुल खाने की। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा। वैराइटीज़ का जिक्र आया, यहाँ एक वैरायटी है मियाँ ज़की, उसकी बड़ी शोहरत हुई हुई है, और शोहरत सिर्फ यहाँ तक नहीं पूरे पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से बाहर तक फैली हुई है, और कहते हैं जी वो लाखों रुपए किलो है, और लोग फरमाइशें कर रहे हैं कि अगर भेजना है तो मियाँ ज़की भेजें आप, हम वो खाएंगे। तो ये है क्या, मिथ है या कोई रियलिटी भी है? अच्छा सर, एक तो ना ये मजाक भी बन गया है। हाँ। कि मियाँ ज़की, मियाँ भी पाकिस्तानी नाम है, ज़की भी पाकिस्तानी नाम है। तो बहुत सारे दोस्त बाहर से भी पूछते हैं कि यार ये मियाँ ज़की जो मैंगो है, ये इसकी हमें कलमें चाहिए या इसके पौधे चाहिए। तो ये बेसिकली एक सोशल मीडिया वार है क्या? असल हकीकत क्या है? मियाँ ज़की जापान का एक शहर है, ठीक है, और उस शहर के साथ कुछ ग्रोअर हैं जो टनल बना के उसके अंदर आम ग्रो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, मियाँ ज़की खुद कोई मैंगो नहीं है, बहुत सी किस्में जो इसके अंदर ग्रो करती हैं। जो सबसे मशहूर है वो एक अमेरिकन किस्म है, इरवन। अच्छा, इरवन किस्म का ये है कि इसको जैसे जैसे रोशनी पड़ती है इसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो फिर बड़ा स्पेशलाइज तरीके से इसको लाइट देते हैं। अच्छा। कि आगे शीशे लगा के दूसरी तरफ भी लाइट देते हैं, क्योंकि सूरज तो एक तरफ रोशनी देता है ना आम को, वो दूसरी तरफ वो सही कलर डेवलप नहीं करती। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पूरे जो फल है उसको चारों तरफ से एक जैसी रोशनी मिलती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो तैयार होता है तो वो पूरा एक जैसा रंग पकड़ता है। अच्छा, अब ग्रोअर्स ने चूंकि बहुत मेहनत की होती है इसके ऊपर, तो वहाँ इसका बाकायदा मेला लगता है मियाँ ज़की में, मैंगो, जापान में। ठीक है। और फिर वहाँ पे इसकी ऑक्शन होती है। अच्छा। और ऑक्शन में 2-2 जो फ्रूट हैं वो एक बॉक्स के अंदर डाले जाते हैं, और वो बॉक्स भी $100 $200 का बॉक्स है इटसेल्फ, इतना खूबसूरत वो उसको बनाते हैं। तो वो कोई ट्रेडिशनल, कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है। अच्छा। वो जो लोग खरीदते हैं वो अपने ग्रोअर्स को अप्रिशिएट करने के लिए कि यार इन्होंने देखें कितनी मेहनत की है, और अप्रिशिएट करने के लिए, और प्रेस कवरेज के लिए, और सोशल मीडिया पे आने के लिए फिर लोग उसको खरीदते हैं। अच्छा, फिर इसी ये लोग कहते हैं कि ये आप 2 आम के फल जापान ले आए तो आपका खर्चा निकल जाएगा, वो उसकी कीमत को देख के मुवाजना करते होंगे। अच्छा सर, वो मेरी थोड़ी सी वो बात रह गई है। अच्छा, वो आम जापान के उसी शहर में इस रेट पे बिकता है, जापान की मंडियों में वो इस रेट में नहीं बिकता, एक चीज। ठीक है। दूसरा, वो जापान से बाहर कहीं वो नहीं जाता जो इस रेट पे बिकता। तो इसलिए ये एक सोशल मीडिया वॉर है। वो तो बड़ा पुराना चल रहा है, वो तो 15 साल से तो मैं जानता हूँ कि अच्छा। मियाँ ज़की का मैंगो चलता है। इस वक्त हमारे पास इसका मतलब ये है कि मियाँ ज़की कोई नहीं है? नहीं, ये इरवन वैरायटी हमारे पास भी इरवन है, उसको उसी तरह मियाँ ज़की तो वही होगा जो मियाँ ज़की की उस टनल में होगा। ठीक है। बाकी तो सारी वैरायटीज है, वहाँ भी मैंगो तो इरवन है, लेकिन मियाँ ज़की में ग्रो हो रहा है तो उसको उन्होंने मियाँ ज़की मैंगो का नाम दे दिया। अच्छा, तो मतलब यहाँ तो ना हुई ना मियाँ ज़की ना, जो लोग हमसे फरमाइश कर रहे हैं मुल्तान वालों से या जनूब पंजाब वालों से, अगर ये कहें कि वो वैरायटी यहाँ पे है
वो वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। इरवन वैरायटी इरवन हमारे मौजूद पास भी है, ठीक है। कलर भी वैसे ही पकड़ती है, ठीक है। और उसको वैसे कलरफुल बनाया भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का खरीदार चाहिए फिर, कि इतनी मेहनत के बाद जब आप एक आम के ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं 2000, 4000, 5000 रुपए, ठीक है। फिर आप इस मंडी में लेके जाएंगे जहां 200 रुपए किलो बिकेगा, तो फिर वो फिजिबल नहीं है ना। ठीक है। तो वहां की मार्केट इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो सिस्टम चल रहा है। इरवन को ही सिर्फ किया जा सकता है या बाकी वैरायटीज को भी इस तरह कलरफुल बनाया नहीं सर, कोई ऐसी वैरायटी जो ज्यादा कलर पकड़ सकती है, ठीक है। इसको जो वो कलर बनता है ना, उसको कहते हैं रूबी रेड कलर। रूबी रेड कलर जापान में वो एक बड़ा ग्रेसफुल कलर माना जाता है, ठीक है। उसकी अपनी वैल्यू है। वो बाकी किस्मों में इतना नहीं है, वो बिल्कुल रेड कलर हो जाता है ऑलमोस्ट सारे आम का पकने पे। तो वो कलर की और उसकी अपनी एक ग्रेस है, तो उस हिसाब से। ये डॉक्टर साहब, ये जो हमसे फरमाइशें कर रहे हैं मियाज़की की, उनको समझाएं कैसे ना, ये तो फार्मूला बताए ना। ये ग्रेवाल साहब ने तो कुछ बताया है, लेकिन हम कैसे समझाएं? वो इससे मिलता जुलता कोई आम है जो भेज दें, क्या करें? मिलता जुलता आम ही फिर बेच के आप उनको आप तसल्ली दे सकते हैं। हाँ। बाकी तो सर ने बात की, या तो फिर मियाज़ाकी को उठा के इधर ले आएं, या फिर हम वहीं चले जाएं, तो फिर तो हो सकता है। अदरवाइज तो फिर वो वैरायटी उसके साथ रिजेंबलेंस की वैरायटीज़ भी हमारे पास मौजूद होंगी, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि हाई एंड मार्केट जो है वो, तो वो सर की बात है कि जब आप मार्केट को देख के तो फिर उसकी डिमांड बनती है। जब वो लोग पे कर रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट को, हमारे यहाँ कोई भी फार्मर करेगा तो उसको तो कोई भी नहीं आगे रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, वैसे हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ हैं या पाइपलाइन में ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसमें ये कलरफुल मैंगो, डिफरेंट कलर के ये सर बेहतर जो सेंसेशन है हमारे पास, वो भी कलरफुल वैरायटी है। बाकी जो हमारा तो ज़्यादातर चलता है जो येलो कलर में वैरायटीज़ हैं, वो तो रूटीन की रूटीन। कोई ऐसी वैरायटीज़ हैं जो डिफरेंट कलर की हों या जिनको सारी एक कास्ट नहीं करना है, चाहिए? बेतहाशा किस्में हैं। अच्छा। लेकिन उसकी जो यूनिकनेस है ना, वो ये है कि पूरा आम कलर बना लेता है। वो यूनिकनेस वैरायटी की नहीं है, वो उसको लाइट देने की है। तो जितने भी हमारे पास भी बहुत सारी कलर्ड वैरायटी हैं, जिसमें सेंसेशन है, जिसमें टोमी एटकन है, मोमी के है, कीट है, कैंट है, हेडन है, तो और भी बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन इनको जिधर रोशनी पड़ती है, ये उधर से अपना रेड कलर बनाते हैं पकने पे, दूसरी साइड येलो होती है। अगर दूसरी साइड के लिए हाँ, फिर वो लाइट आपको पूरी सीम करनी होगी। अच्छा, टेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? टेस्ट तो वही होगा या उसकी लाइटनिंग से फिर कोई फर्क पड़ जाता है, जायका अच्छा हो जाता है? खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती है, अंदर वही आम होता है तो खाने में। तो फिर मतलब है जो फरमाइशें कर रहे हैं उनके लिए मशवरा यही है कि जो आम आपको दस्तियाब है, जो मिल रहा है, इसी को खाएं और इसी को मियाज़की समझें। इससे अच्छा ना समझें किसी और को ना। वो कॉस्मेटिक लुक तो हो जाएगी, अंदर तो न्यूट्रिशन। मेरे हिसाब से पूछना चाहिए साहब, आपको तो बड़ी फरमाइशें आती होंगी। ऐसे तो मुल्तान में रहने वाले हर बंदे को फरमाइश आती है, लेकिन आपको जिनके बागात हैं उनको बहुत फरमाइशें आती होंगी, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? बस सर, वो लोकल लेवल पे तो ये जो यहाँ के लोग हैं वो तो ज़्यादा अनवर रटोल को, ऑल्दो वो उस तरह फार्मर के लिए तो कमर्शियली वाइबल नहीं है, क्योंकि वो पौधा जो है उसको वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देता नहीं है, तो एज़ फार्मर तो वो इतना वाइबल नहीं है उसका पौधा। लेकिन लोग जो यहाँ दोस्त अहबाब डिमांड करते हैं, वो पाकिस्तान में जो है वो मांगते हैं, उनको पता है अनवर रटोल जो है जायके में अच्छा। ज़्यादा डिमांड है किस चीज़ की? अनवर रटोल और समर बहिश चौंसा जो लोग गिफ्ट के तौर पे मांगते हैं। ठीक है। तो कमर्शियली जो है वो तो दूसरी वैरायटीज़ हैं, सिंदरी है दूसरी। आपसे मैं पूछूंगा थोड़े वक्फे के बाद कि ये जो मार्केटिंग का निज़ाम है आम की, चलें एक तो कच्चा आम था ना, पक गया आम, उसकी मार्केटिंग के निज़ाम से आप मुतमईन हैं? क्योंकि फार्मर तो ये चाहेगा ना जी मैक्सिमम उसको अपनी प्रोड्यूस के पैसे मिल सके, तो आप उससे मुतमईन हैं नहीं है? आपके जहन में कोई सजेशन हो तो वो ज़रा सोच के रखिएगा, बताइएगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा ग्रेवाल साहब को शामिल करना चाहूँगा। ग्रेवाल साहब भी बताइएगा कि हमारे यहाँ जो पिकिंग का निज़ाम है, आम की पिकिंग, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा और तवील अर्सा हम पिकिंग करते रहे, बाद में पता लगा कि जी हम काम ही गलत करते रहे। ठीक है ना जी, हम वहीं आम तोड़ते थे, वो ऊपर दरख्त से आगे नीचे गिरता था और फिर उठा के पैक कर देते थे। तो अब जो मौजूदा हमारे पास सिस्टम है, जो तरीक़ाकार राइज है पिकिंग का, ये अप टू मार्क है? आप क्या समझते हैं तो रिसर्चर के, ये ठीक है या इसको अभी तब्दील होने की ज़रूरत है? वैसे ना आम को तोड़ना कैसे है, ये बेसिकली वो बंदा डिसाइड करता है जो इसका ख़रीदार है। अच्छा। अब बहुत सारा आम एक्सपोर्टर जो हैं वो बागात से लेके जा रहे हैं। ठीक है। जो आम वो जापान के लिए ख़रीदते हैं या जो आम वो यूरोप के लिए ख़रीदते हैं, अमेरिका के लिए ख़रीदते हैं,
वो कहते हैं कि जी आप डंडी से तोड़ेंगे, इसको डीसैप करेंगे, इसको चोट से बचाएंगे, इसको धोएंगे, इसको साफ करेंगे, तो इस साइज से बड़ा नहीं देना हमने, इस साइज से छोटा नहीं देना। वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी देते हैं जिसको और उसके प्रोटोकॉल्स भी सारे उसका ख्याल करते हैं और इसके बदले में वो उसकी कीमत अदा करते हैं, कीमत बेचते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग की और इस केयर की एक वैल्यू बनती है ना, जो बहरहाल स्टेक होल्डर को चाहिए। लेकिन जो आम हमारा बहुत सारा यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान जो इधर जाता है, ये 70% से ज़्यादा महंगा है जो इधर जाता है। अच्छा, इसकी प्रोटोकॉल डिफरेंट है। जो खरीदार हैं वो प्रोटोकॉल क्या डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं जी आम फटा हुआ ना हो, इस साइज से छोटा ना हो, और आम के ऊपर काला निशान ना हो, और आम की शक्ल सूरत इस हिसाब की हो, ठीक हो, तो वो फिर उनके लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब इसमें इस सारे क्राइटेरिया में वो ये नहीं है कि आम को चोट ना लगी हुई हो, मतलब वो चोट जिससे आम फट जाए वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ग्रोअर कोशिश करते हैं कि जी हम आपको संभाल के आम तोड़ के देते हैं, चोट से बचाते हैं, आप हमें 200 रुपये ज़्यादा दे दें, प्रीमियम दे दें। एक ब्रेक ले लें ग्रेवाल साहब, टाइम हो गया ब्रेक का, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आम पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम की फसल पर बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेवाल साहब, अभी बाकी चीज़ों को तो हमने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त परेशानी ये है कि आम की फसल को क्या खदशात लाहक हैं। काश्तकार अपनी जगह पर परेशान है। किसी ज़माने काश्तकार जो है वो आम के बाग लगाते थे और फिर तसल्ली से बैठ जाते थे, हमेशा के लिए बेहतरीन आमदन का ज़रिया हो जाता था। फिर दरमियान में ऐसे थ्रेट्स आए कि वो परेशान हो गए। अब हाई डायनेस्टी का रिवाज आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में और मौजूदा फसल को देखते हुए इस वक्त जो है आम के पौधे पर क्या थ्रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं? अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, बड़ा अहम सवाल है। इस थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे ताकि मैं चीज़ें समझा सकूं। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि अब आम का साइज़ बड़ा हो गया है, बहुत सी वैरायटीज़ तो मैच्योर हो गई हैं। ठीक है। अब बहुत से आम ठीक गिरते हैं जिनको लोग उठा के मार्केट भी कर लेते हैं, बहुत सा ख़राब आम, थोड़ा बहुत डैमेज, फिर उसको उठाते नहीं हैं। अच्छा, अब आगे चूँकि पीछे बारिशें हुई हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ग्रासेस उगाई हैं पौधों के नीचे, तो गिरा हुआ आम नज़र भी नहीं आता। अच्छा, अब सूरत हाल ये बन रही है कि मक्खी के लिए वो आम एक हैचरी बन रहा है कि मक्खी वहाँ, चूँकि मक्खी नरम आम पे अंडे देती है, तो वो आम 2 दिन के बाद नरम हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो अंडे दे रही है और बेतहाशा वहाँ से उसकी जनरेशन स्टार्ट है। ठीक है। तो मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात तो है नहीं, और ना कोई ऐसी दुनिया में दवाई बनी है जिसको स्प्रे करें और मक्खी कंट्रोल हो जाए। इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। ठीक है। ये गिरे हुए आम चुनें और इनको ज़मीन में दबाएं या इनको धूप में फैला दें ताकि इनके अंदर जो मक्खी ने अंडे दिए हुए हैं वो ज़ाय हो जाएं और मक्खी मजीद इनके ऊपर अंडे भी ना दे। एक तो ये काम करें। दूसरा, मक्खी को ट्रैप करने के लिए डब्बे लगाएं, और तीसरा प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे होता है। मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 10-15 दिन के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे आम को करेगी वो आम की मक्खी करेगी, क्योंकि आंधियों से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ आम जो है वो नीचे पड़ा हुआ है और वो बतौर हैचरी काम कर रहा है। तो ज़मींदार भाई या जो भी कॉन्ट्रैक्टर, आड़ती, डीलर, जो भी इस वक्त बाग जिन्होंने उठाना है, तो बाग के अंदर गिरे हुए आम को वो तलफ करें, वरना फिर जब मसाइल आएंगे तो फिर वो हैंडल नहीं होंगे। तो अभी वो टाइम है उनको संभालने का। तो ये इस चीज़ को खातिर में रखना ज़रूरी है। सारे काम छोड़ के पहले ये गिरे हुए आम उठाएं, इनको तलफ करें, ये एक चीज़ है। हमें दूसरी, हमारी आम की जो लेट किस्म एक्सपोर्ट होती है वो सफ़ेद चौंसा है। पिछले साल भी ऐसे हुआ कि बारिशें हुई, बारिशों के बाद जब उसकी एक्सपोर्ट शुरू हुई तो उसके अंदर गुठली ने भी उगना शुरू कर दिया और स्किन स्पॉट डिजीज़, स्टेम एंड रात, बहुत से मसाइल बने। फिर तो दुनिया भर में ये एक तरीक़ाकार है कि जब भी बारिशें होती हैं उसके बाद डिजीज़ से बचने के लिए पौधे के ऊपर स्प्रे किया जाता है। वो पौधे के लिए नहीं होता, वो बेसिकली फल के लिए होता है। फल के ऊपर जो बीमारियां हैं वो उस वक्त नज़र नहीं आती, वो तब नज़र आती हैं जब आम पकना शुरू होता है। ठीक है। लेकिन उनको बचाने के लिए स्प्रे अब ज़रूरी है, तो पहले ज़रूरी है। तो ये इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें, तो इसमें एक तो उनका आम ज़ाया नहीं होगा, एक तो लोकल मार्केट में मक्खी का मसला हो गया ना जी। और क्या बीमारियां या खदशात हैं जिनका अटैक हो सकता है इस वक्त?
और इस वक्त और ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। स्केल अटैक कर सकता है, लेकिन वो भी जिस किस्म की कंडीशन में अब उसका खतरा नहीं है। अब सबसे बड़ा थ्रेट फ्रूट फ्लाई है, बाकी और नहीं है। बाकी का टाइम गुजर चुका है सारा ना, वो लोगों ने मैनेज कर लिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो फ्रूट फ्लाई है इसका होस्ट सिर्फ मैंगो है या बाकी जगहों पर भी ये मौजूद रहती है? सारे फ्रूट्स, अब तो ये फ्रूट्स में क्या जो हमारे इसके मैंगो के साथ साथ जो मैंगो के साथ साथ ये पोमग्रेनेट अनार जो है उस पे आती है। ठीक है। आपका जो पीच जो लगाते हैं उस पे आ जाती है। और गुआवा पे बहुत ज़्यादा इसका जो है, बल्कि शुरू में हम सुनते थे जी आती गुआवा पे, लेकिन अब तो ये फिर इस तरह कोई वेजिटेबल साथ लगी हुई हैं, बॉटल गोल्ड हो गया या कुछ और कुकर बिट्स की हैं, उसमें ये आ जाती है। तो इसके बचाव के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से रास्ते ढूंढे हैं अब तक जी? मक्खी के बचाव के हवाले से? हाँ, इसमें अभी हमारे डॉक्टर शफकत सी साहब ने कुछ वो केमिकल वगैरह प्रिपेयर किया है इसको स्टेराइल करने के लिए। तो लास्ट टाइम उन्होंने कुछ ऑर्चर्ड में एक्सपेरिमेंट लगाए थे, उनके बकौल तो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। वो उनको पूरे नंबर ऑफ है कि कितने एक एकड़ में आप लगाएंगे, फिर उसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आती है, लेकिन जो मेल आएगा उसको विजिट करके जाएगा, फिर वो मेटिंग करेगा तो स्टेराइल हो जाता है। तो इस तरीके से फिर इसकी पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम ये हमारी एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है जो फ्रूट फ्लाई है अब तक। मकामी तो खैर हम परवाह नहीं करते। जी जी, उसका आधा भी खराब हो तो उसको काट के फेंकते हैं, बाकी आधा खा लेते हैं। वैसे ये डॉक्टर साहब, ये अगर इस तरह का गला सड़ा आम हो जिसको हम खा जाते हैं, ये खाना ठीक है या नहीं खाना चाहिए? गला सड़ा तो हम नहीं खाते, हम तो एक साइड अगर उसकी खराब है तो बाकी तो ठीक होता है, हम कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं है। जैसे कोई अब बाकी भी सारी चीजें ऐसी खाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं साइड पे निकाल के तो हम उसको कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद साहब, ये जो है फ्लाई वाला मसला, मक्खी वाला मसला, ये बड़ा अहम है फ्रूट फ्लाई का मसला। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं और आपके बागात पर इसका अटैक की नोयत क्या होती है? सर इस साल जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ग्रेवाल साहब, इस दफ़ा हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ये जो रेनफॉल स्पेल आया है। ठीक है। और उसमें और साथ जो आंधियाँ वगैरह, हेल स्टॉर्म्स, आंधियों की वजह से गिरा है, तो वो नेचुरली फ्रूट ज़ाया बहुत हुआ और वो फील्ड में बहुत ज़्यादा है, तो वो जब नरम होता है तो उसके ऊपर वो फ्रूट फ्लाई आती है और डेफिनेटली उसकी फिर कॉलोनीज़ डेवलप होंगी और वो बहुत ज़्यादा हमें हमारी प्रोडक्शन को लॉस करता है, जो दरख्त के ऊपर होती है प्रोडक्शन। तो वो बिल्कुल एक थ्रेट है। आप मैनेज कैसे करते हैं? यही ट्रैप्स जो हैं सर, वो जो हाँ जी फंदे हैं जी, रिकमेंडेड चूँकि वही हैं, वो बेहतर तरीका है और वो उसको टॉक्सिक नहीं होने देता। तो वो बेहतर तो वही है कि वो आप नॉन टॉक्सिक या लो टॉक्सिक मैंगो आप फराम करें उसकी वजह से। अदरवाइज़ तो अगर आप कोई स्प्रे करेंगे तो वो हाईली टॉक्सिक हो जाएगा मैंगो, और वो ज़हर आलूद आम अगर आप मार्केट में देंगे तो वो इंसानी जान को उससे डेफिनेटली थ्रेट है। इसके पैरामीटर ग्रेवाल साहब क्या है? क्या आप कैसे जानेंगे कि फ्रूट फ्लाई का अटैक हो गया है, अब बढ़ रहा है? वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें अंदाज़ा होगा? ये बेसिकली तो ये जो इसका सही प्रोटोकॉल है ना, जो सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स हैं, जो मिथाइल यूजिनाल है हमारी इस मक्खी के लिए, तो उसके लिए हम डब्बे लगाते हैं जिनके ढक्कन पीले होते हैं। ठीक है। तो वो दूर से अट्रैक्ट हो जाती हैं। डब्बे के अंदर जो मक्खियाँ आती हैं वो आमतौर पर मर जाती हैं, और डब्बे के अंदर रोज़ कितनी मक्खियाँ आती हैं ये आपका एक इंडिकेटर है कि आपके बाग में मक्खी कितनी है और इसमें प्रोडक्शन कितनी है। अगर वो बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमला बढ़ता जा रहा है। तो ये इंडिकेटर हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। बल्कि मेरे नज़दीक जो मिथाइल यूजिनाल वाले डब्बे हैं ये कंट्रोल का काम कम करते हैं, मॉनिटरिंग का काम ज़्यादा करते हैं। जो कंट्रोल है ना आपका, वो वहीं से निकलता है कि आप इसकी हैचरी बंद करें, गिरे हुए फल उठाएं, इससे अच्छा कोई और कंट्रोल है ही। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अभी हमने पिकिंग की बात की। पिकिंग में अभी मैंने ग्रेवाल साहब से पूछा था, आपके ख्याल में जो पिकिंग का निज़ाम है वो ठीक है? अगर इसमें कोई गुंजाइश है तो उसकी बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी भी कोई काम करेगी कि पिकिंग को बेहतर किया जाए? सारे इदारे मिलकर कब बेहतरी काफ़ी हद तक आई है। अब तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कट करते हैं, और बेसिकली जो मार्केट है, जो सर पहले बात कर रहे थे, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आप तोड़ेंगे कैसे। तो अब जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं वो मैंगो में बहुत ज़्यादा इसके हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करते हैं। जो बेच के दे देता है ठेकेदार है, वो अपने हिसाब से तोड़ता है, लेकिन जो ग्रोवर खुद मार्केट कर रहा है वो बड़े केयर से और पूरा उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रख के, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऐसे ग्रोवर तो बड़े कम होंगे ना जी मार्केटिंग? नहीं, काफ़ी अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है विद जब हम जी अवेयरनेस बढ़ रही है बार बार। वो लोग अब केयर इसकी प्रैक्टिकली मतलब इसको ना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये भी एक क्रॉप है और इसके साथ हमने रहना है। जुनैद साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था मार्केटिंग के हवाले से। उस निज़ाम से मुतमिन है? क्या सोचते हैं भाई इसको किस तरह बेहतर किया जाए ताकि आपको अपनी प्रोड्यूस के पैसे बेहतर मिल सकें? जी सर, वो जो कन्वेंशनल मेथड जिस पे हम सारे फार्मर पहले हम
मिडिल मैन कह लें, व्यापारी को बेचते थे कि वो आड़त के साथ मंडी में उनका कॉन्टैक्ट होता था या कॉन्ट्रैक्ट होता था और वो ज़मींदार से आके ख़रीदते थे। उसमें बहुत सारे हिकअप्स हैं और बहुत सारे जो हैं हमारे लिए मैं समझता हूँ कि हैज़र्ड्स हैं कि एक तो कई दफ़ा जो ग्रोअर है उसको अपनी यील्ड का, अपनी प्रोडक्शन का नॉलेज नहीं होता सही तरह से, जिसकी वजह से जो ख़रीदार है वो आपको उसमें नुकसान दे देता है और वो आपका सस्ते दाम पे ख़रीद लेता है। और वो ख़ुद भी जो ख़रीदार होते हैं वो पुराने मेथड पे काम कर रहे होते हैं, तो वो मंडियों में भेजते हैं जिसमें वेस्टेज बहुत होती है और वो अपने आड़तियों को जो हमसे लेकर देते हैं माल, उसमें वो कमीशन बहुत चार्ज कराते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ। आपके पास सजेशन क्या है कि इस मैं समझता हूँ कि सर हमने इस दफ़ा हमने गाइडेंस ली है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से, गरेवाल साहब के इदारे से, तो हमें इन्होंने भी काफ़ी प्रीच किया कि आप ख़ुद सेल्फ मार्केटिंग करें और हमने काफ़ी उसके ऊपर काम किया है। इन्होंने बहुत सारी हमें चीज़ें। आप तो चले वसाइल रखते हैं ना जी, आपके लिए मार्केटिंग शायद मुमकिन हो। आम ग्रोअर के पास तो शायद इतना निज़ाम नहीं है और वो इतना वेट भी नहीं कर सकता, इस सारे सिस्टम में उलझ जाएगा। मैं अपना गफ्फार साहब से पूछ लेते हैं ना जी, सूरत हाल है क्या? मार्केटिंग के निज़ाम को इम्प्रूव करने की बड़ी ज़रूरत है। वैसे तो हर शोबे में है हमारे यहाँ जो भी फसलें हैं, लेकिन आम क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है जिसके पैसे मिल सकते हैं, तो इसकी मार्केटिंग के हवाले से काम हो रहा है कुछ? सर ये जो आम है ना, ये बाकी फलों से और बाकी जो क्रॉप्स हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, मुख्तलिफ इसलिए है कि इसकी क्वालिटी जो नेक्स्ट ईयर हमने इस साल जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी ना, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद पौधे की जितनी लुक आफ्टर है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग तक, ये बेसिकली पौधे जो मैनेजमेंट है ये फल की क्वालिटी को डिटरमिन करती है। ठीक है, आम की क्वालिटी कैसी होगी ये सारे साल की मेहनत है आपकी। अब कभी बाग किसी के पास होता है, कभी किसी के पास होता है, कभी किसी के पास होता है, चीज़ें ना लिंक अप और ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। अच्छा, मैंने अगर दुनिया को हम देखें ना, तो दुनिया में दो काम होते हैं, या तो जिस बंदे ने आम को हैंडल करना होता है वो बाग में आ जाता है और बाग की लुक आफ्टर पूरा साल इस हिसाब से करता है और क्वालिटी को इंश्योर करता है, या फिर ग्रोअर खुद जो है वो उसका पार्टनर बन जाता है और ये सारा ऑर्चर्ड को मैनेज करके हार्वेस्टिंग करके वो आम उसको देता है, वो बेच के फिर अपना शेयर तकसीम करते हैं। तो जब तक क्वालिटी बनाने वाले को उसकी मेहनत की कीमत नहीं मिलेगी तो वो फिर क्यों करेगा? तो ये हमारे मार्केटिंग सिस्टम के अंदर एक कमज़ोरी है कि जो मेहनत करने वाला और क्वालिटी को इंश्योर करना चाहता है अगर, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती। मैं पिछले साल की एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। दोस्त है एक बड़े ग्रोअर हैं, तो उन्होंने ना मेरे बड़े इसरार पे उन्होंने पिछले साल मार्केटिंग खुद शुरू की। ठीक है, अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि हमने वो काम नहीं करना जो रवायती तौर पे जैसे आम को तोड़ा और पहले हमने पानी बंद किया उसका, जब पौधा स्ट्रेस के अंदर आया, ज़रा उसको खिंचाव का शिकार हुआ, तो उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग की, फल को चोट से बचाया, फल को हमने धूप से बचाया, प्रॉपर ग्रेडिंग की उन्होंने और फिर मार्केट भेजा। अच्छा, एक ही मंडी में उस आम ने इतना अच्छा रंग निकाला कि एक ही मार्केट में उनकी पेटी दूसरों से 200-250 रुपये महंगी बिकती थी। अच्छा, फिर जो लोग आज उसको लेके गए हैं ना, क्योंकि वहाँ पे फड़िए कारोबार करते हैं, कोई 50 पेटियां लेता है, कोई 40, उनको पता लग जाता है। दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने कहा यार उस बात का आम है तो बोलेंगे। सो जब आप केयर करते हैं ना तो वो चीज़ें आपको वैल्यू करती हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो वैल्यू उसी को जानी चाहिए जिससे वो केयर जारी रखेगा, वरना फिर। आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। नाज़रीन, हमने आम की फसल की बात की। इस वक्त जो है आम की आमद है, सिंध से तो आम आ रहा है, आप खा रहे हैं, लेकिन मकामी आम भी आने को तैयार है। हिम्मत करें, कोशिश करें, पैसे बचा के रखें ताकि आम खरीद भी सकें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।